धुन तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, पर जो सांस पर गुजरी है वो सिर्फ दिल को पता है। 20 दिन बचे हैं एग्जाम में, बहुत सारा सिलेबस है। लोग कह रहे हैं पास हो जाओ, पहला अटेम्प्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक लेकर आओ। कुछ लोग कह रहे हैं अपने 6 महीने बचाओ, भले ही सिचुएशंस बहुत खराब हो पर अब जी जान लगा दो। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि एक सीए फाउंडेशन के बच्चे पर क्या गुजरती होगी ड्यूरिंग द एग्जाम्स। और इसीलिए 20 डेज प्लेज का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यह है कि सारे चैप्टर को समराइज करके 20 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो भाइयों, आज जो हम लोग प्लेज में पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैथ में सबसे बड़ा जो चैप्टर होता था वो होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में एक सबसे बड़ा चैप्टर होता है, उसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आज की प्लेज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी भाइयों तुम्हारी एग्जाम में आने वाले मिनिमम 10 मार्क के लिए और मैक्सिमम 12 मार्क के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है भाई, हर एक चीज होती है इन द सेंटर। याद करो, तुम अगर किसी बड़े होटल में गए होंगे तो उस बड़े होटल का जो झूमर है वो हमेशा लगा होगा इन द सेंटर। अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सूरज के आसपास, क्योंकि सूरज द सन इज द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, आर गैलेक्सी। और यार, अगर तुमने आईफा अवार्ड्स में शाहरुख खान को डांस करते हुए देखा हो तो शाहरुख खान ऐसे खोपचे में जाकर डांस नहीं करता, शाहरुख खान डांस करता है इन द सेंटर, बिकॉज एवरीबडी नोज सेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। तो सेंट्रल टेंडेंसी बोलता है जब पूरी दुनिया में सेंट्रल को इतना इंपॉर्टेंस मिला हुआ है तो स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स भी सेंटर को इंपॉर्टेंस क्यों ना दे। इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी बोलता है कि हर एक वेरिएबल की ये टेंडेंसी यानी कि आदत होती है कि वो सेंटर में लाई करे। तो भाइयों, आओ बनाते हैं एक और चैंपियंस वाला चार्ट, क्योंकि अगर सिर्फ चैंपियन वाला चार्ट पढ़ लिया तो तुम लोग एग्जाम में इमर्ज आउट होके आओगे एज अ चैंपियन। तो शुरुआत करते हैं। तो भाइयों, सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट कहलाता है क्वांटिटेटिव एवरेज और एक पार्ट कहलाता है पोजीशनल एवरेज। जब मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एवरेज की, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं नंबर्स का टू कैलकुलेट द एवरेज। जैसे मान लो मैं हिमा के पास गया, रेखा के पास गया और जया के पास गया और मैंने इन लोगों से मार्क्स पूछे। इन सारे मार्क्स का टोटल किया और डिवाइडेड बाय कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 3, तो मुझे मिला मीन। ये मीन मेरा क्वांटिटेटिव एवरेज है, क्योंकि यहां पे मैंने नंबर्स की वजह से एवरेज निकाला है। जबकि पोजीशनल एवरेज में मैं पूरा का पूरा फोकस रखता हूं ऑन द पोजीशन। तो सपोज तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी बॉडी का सेंटर पार्ट कौन सा है, तो तुम लोग पॉइंट आउट करोगे अपनी नाभि की तरफ और बोलोगे दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी। कुछ लोग ज्यादा नीचे चले गए, भाइयों ऊपर आ जाओ। तो यहां पे मैंने डिसाइड किया कि नाभि, नेवल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। यार, मैं ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ खड़ा हूं, 3 मंजिला इमारत है और बोल रहे बता इसका सेंटर क्या है, तो क्या मैं सीढ़ी वीडी टांग के 1-1 इंच नापूंगा इमारत का, या फिर दूर से ही बोल दूंगा कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग है तो जो इसका सेकेंड मंजिल है, सेकेंड फ्लोर जो है वो सेंटर होने वाला है। तो पोजीशनल एवरेज में मैं नंबर से कंसर्न नहीं हूं, मैं कंसर्न हूं विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और पोजीशन के बेसिस पे मैं निकाल रहा हूं सेंटर। तो ऐसे 2 टाइप के एवरेज होते हैं, क्वांटिटेटिव एवरेज और पोजीशनल एवरेज। क्वांटिटेटिव एवरेज के अंदर आता है, तो क्वांटिटेटिव एवरेज के होते हैं 3 बच्चे। एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। तो ऐसे 3 बच्चे आते हैं क्वांटिटेटिव एवरेज में। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो माइबाप फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, एवेंजर्स फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूं, जब भी जरूरत पड़ती है एवेंजर्स बचाने के लिए आ जाते हैं, तो मैंने भी इस फॉर्मूला को नाम दे दिया एवेंजर्स फॉर्मूला। जब भी तुम्हें मीन कैलकुलेट करना हो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारे फॉर्मूले खुद ब खुद बनेंगे। एवेंजर्स फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अरिथमेटिक मीन में होती है टोटल 3 सीरीज,
एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कॉन्टिन्यूस। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं। इंडिविजुअल का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स बाय एन, डिस्क्रीट का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स बाय समीशन ऑफ एफ, और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो बहुत आसान है, इंडिविजुअल में सारे ऑब्जर्वेशन का सम करो, डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब मैं डिस्क्रीट की बात करता हूं तो हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो अगर मैं स्टेज पर खड़ा हुआ और मैंने बोला कि बताओ 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए, और 5 बच्चों ने हाथ उठाए, इसका मतलब है 5 बच्चों ने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे, 5 इंटू 4, क्योंकि 4 मार्क्स पे 5 बच्चों ने हाथ उठाए। इसीलिए जब मैं डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, जहां पे एफ है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स है मेरे मार्क्स। वैसे ही जब मैं कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ता हूं तो मेरा फॉर्मूला आ जाता है समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक्स इंडिविजुअल नहीं होता, एक्स की ग्रुपिंग हो चुकी होती है। तो अगर मैं यहां खड़े होकर पूछ रहा हूं कि बताओ 0 से 10 में कितने लोगों को मार्क्स आए और 10 लोगों ने हाथ उठाए, तो मुझे नहीं पता उन 10 लोगों को 0 आए या फिर 10 आए, बिकॉज मैं तो पूछ रहा हूं 0 से 10। हो सकता है किसी को 0 आए हो और किसी को 10 आए हो। तो इस केस में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सारे बच्चों को मिड वैल्यूज आई हैं। मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 से 10 में अगर 10 बच्चों ने हाथ उठाया तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 10 के 10 बच्चों को आए हैं 5 मार्क्स। तो तीसरा फॉर्मूला हो जाता है समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। आओ एक बेसिक क्वेश्चन कर ले। एक्स दे रखा है 2 4 6 8, तो बताओ मीन क्या होगा। नालायको, ये तो तुम्हें आना चाहिए। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4। अब डिस्क्रीट का क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि x दे दिया और f दे दिया। x दिया 2 4 6 8, f दे दिया 10 20 10 और 5, और बताओ मीन क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो पहले f का मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, दिस इज गोइंग टू बी 60 एंड दिस इज गोइंग टू बी 40। अगर इन सबका सम करोगे तो 20 + 80 + 60 + 40 आंसर आएगा 200। तो x बार हो गया तुम्हारा 200 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। समीशन ऑफ f है तुम्हारा 10 + 20 30 + 10 40 एंड दिस 5 45। तो 200/45 यानी कि तुम्हारा मीन हो जाएगा 4.44। बहुत आसान डिस्क्रीट। f का मल्टीप्लाई करना है x समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और f दे दिया 10 20 और 10। बताओ मीन क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लो m, दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 और 10 की मिड वैल्यू आ जाएगी 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू आएगी 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू आएगी 25। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा fm। तो ये हो गया 5 इंटू 10 50, 20 इंटू 15 300 और 25 इंटू 10 250। मेरा समीशन ऑफ fm आता है 600 और समीशन ऑफ f है 40। तो x बार का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ fm डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 40। तो मीन आ जाएगा 15। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले भाई। एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी बेस्ड। तो आओ शुरुआत करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की, अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज बहुत पॉपुलर होती है, तो अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि अरिथमेटिक मीन को निकालना बहुत आसान है, और जो भी चीज बहुत इजी होती है उसमें बहुत पॉपुलर होने का स्कोप है, जैसे टिकटॉक। एनीवे, हमेशा याद रखना कि अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अरिथमेटिक मीन की।
अरिथमेटिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो दूसरी प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की बहुत ही महत्वपूर्ण कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो भाइयों प्रॉपर्टी को सीधे बिलीव नहीं करना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आओ वेरीफाई करते हैं कि क्या सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वाकई जीरो होते हैं। अगर मैंने तुम्हें एक सीरीज दी 2 4 6 8, इस 2 4 6 8 से मुझे सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमेशा याद रखना डेविएशन का मतलब होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। तो डेविएशन इज ऑलवेज एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, और मेरा एक्सपेक्टेड कुछ नहीं होने वाला है, मेरा एक्सपेक्टेड होने वाला है मेरा अरिथमेटिक मीन। तो बहुत आसान है, सबसे पहले 2468 का मीन निकाल लो। तो 2468 का मीन आता है 5। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू है 5 क्योंकि मीन इज द एक्सपेक्टेड फिगर। मान लो विराट कोहली मैच खेलने गया, विराट कोहली का एवरेज है 50। इसका मतलब है विराट कोहली कुछ मैचेस में 50 से ज्यादा रन बनाते हैं, कुछ मैचेस में 50 से कम रन बनाते हैं, बट ऑन एन एवरेज बेसिस विराट कोहली बनाता है 50 रन। तो अगर मुझे विराट कोहली पर पैसा लगाना है तो बेस्ट नंबर क्या है जिस पे मैं पैसा लगाऊं? 50 रन, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही वही है विराट कोहली से, क्योंकि उसका एवरेज ये बोलता है कि विराट कोहली स्कोर्स 50 रन इन एवरी गेम। तो एवरेज हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी तुम्हारी मीन, एक्चुअल वैल्यू तुम्हें गिवन है 2 4 6 और 8। तो चलो डेविएशन निकाल दें। 2 - 5 आया -3, फिर 4 - 5 आया -1, 6 - 5 तो आया +1 और 8 - 5 आया +3। तो सम ऑफ डेविएशंस आएगा 0। चेक कर लो, जितने भी डेविएशंस निकाले अगर उन सारे डेविएशन का सम करूंगा तो वो आएगा 0। और यही तो प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो x मेरा एक्चुअल है, x बार मेरा एक्सपेक्टेड है, तो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। तो भाइयों एग्जाम में भावनाओं में मत बह जाना। अगर थियरी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली टिक करना 0, लेकिन अगर उन्होंने थियरी को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 217 और 18 का सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन क्या है। वो हो सकता है पूछ ले 217 और 18 का अरिथमेटिक मीन से डेविएशन का सम क्या है। तो आंसर स्ट्रेट अवे आएगा 0। सॉल्व करने की मेहनत भी मत करना, मैं चाहो तो प्रूफ करके दिखा देता हूं। बताओ 217 और 18 का मीन कितना आएगा? 2 + 17 + 18 मीन आया 37। अब करते हैं x - x बार। तो 2 - 37 इज -35, 17 - 37 इज -20, 18 माइनस, मैं चाहो तो एक बार प्रूफ कर देता हूं। 217 और 18 का मीन कितना आएगा? 2 + 17 + 18 डिवाइडेड बाई 3, तो मीन आया है 12.33333। तो अगर मैं कहता हूं x - x बार तो 2 - 12.333 कितना हो गया? -10.33333। फिर नेक्स्ट 17 - 12.33 तो आएगा 4.67। तो मेरे पास आएगा, तो 18 - 12.33 आएगा 5.67। अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। तो याद रखना अगर इस थियोरेटिकल प्रॉपर्टी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना भी दिया जाए तो आंसर आंख बंद करके 0 लगा देना बिना सॉल्व किए। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी। भाइयों जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना अरिथमेटिक मीन की, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये लगभग आधा चैप्टर है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में से बार 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 बार, अरे रुक जाओ यार, एकता कपूर का सीरियल नहीं है, इनके एग्जाम से 20 दिन बाद, लेट देम कॉन्सेंट्रेट। आ जाओ। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में से हर बार क्वेश्चन आया है। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अरिथमेटिक मीन के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग क्लासेस के अरिथमेटिक मीन को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूं तो तुम्हारी बुद्धि में ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा।
मेरे पास एक क्लास है सीए फाउंडेशन की और एक क्लास है सीए इंटर की। सीए फाउंडेशन में टोटल 1000 बच्चे पढ़ते हैं और उनके एवरेज मार्क्स है 60, और सीए इंटर में टोटल 1200 बच्चे पढ़ते हैं जिनके एवरेज मार्क्स है 45। अब मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ पूरे सीए का एवरेज क्या है। मैंने बोला निकाल के तो दिया ना यार, फाउंडेशन का एवरेज है 60 और इंटर का एवरेज है 45। उसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि पूरे के पूरे सीए का एवरेज क्या है, इंटर और फाउंडेशन दोनों के डेटा को मिलाकर एवरेज बताओ। मतलब सामने वाला मुझसे पूछ रहे कंबाइंड एवरेज ऑफ सीए। तो कंबाइंड एवरेज ऑफ सीए को मैं नाम दे देता हूं x बार 1 2। अच्छा, ये कंबाइंड एवरेज ही वेटेड एवरेज है। हाँ, अगर तुम वेटेड एवरेज की बात करो तो वो कंबाइंड एवरेज के फॉर्मूले से ही बना हुआ है। दोनों एक ही चीज है तो हम लोग उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसको एक साथ पढ़ेंगे। तो कंबाइंड एवरेज ही तुम्हारा वेटेड एवरेज है, यही मान के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो x बार 1 2 का फॉर्मूला होगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। एक बात भाई बहुत ध्यान से सुन लो, सपोज हेमा, रेखा, जया और सुषमा है, सबकी पसंद निर्मा। तो ये चारों के मैंने मार्क्स पूछे, किसी को आई 2, किसी को आई 4, किसी को आई 6 और किसी को आई 8। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज आता है 5। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 लोगों का एवरेज आया है 5, यहां पे नंबर थे 4 और एवरेज आया 5। जब जब मैं एवरेज का मल्टीप्लाई करता हूं विथ नंबर तो मुझे मिल जाता है सम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जब मैं एवरेज का मल्टीप्लाई करता हूं विथ नंबर तो मुझे मिल जाता है सम। मीन का फॉर्मूला यही था, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो n इंटू एक्स बार मीन को बोलते हैं, तो n इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स। तो अगर मुझे सम चाहिए, सम टोटल चाहिए, तो मुझे सिंपली करना है नंबर इंटू मीन। तो मुझे दोनों क्लासेस का सम चाहिए था, तो सीए फाउंडेशन का सम निकालने के लिए मैंने कर दिया n1 x बार 1 और सीए इंटर का सम निकालने के लिए मैंने कर दिया n2 x बार 2, और दोनों को अगर प्लस कर दिया तो मेरे पास ओवरऑल सम आ गया। याद करो एवेंजर्स फॉर्मूला, सम अपॉन में टोटल नंबर। तो कंबाइंड मीन के लिए ओवरऑल सम निकाल लिया डिवाइडेड बाय ओवरऑल नंबर, इसलिए n1 प्लस n2। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो आओ सॉल्यूशन निकालते हैं। x बार 1 2 इज इक्वल टू 60 इंटू 1000 प्लस 1200 इंटू 45 होल डिवाइडेड बाय 2200, 1000 प्लस 1200। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आने वाला है 51.81। तो अगर कोई मुझसे पूरा सीए का मीन पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा कि पूरे सीए का मीन जो आएगा वो आएगा 51.81 मार्क्स। तो याद रखना, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब मजे की बात, वो तुमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हो सकता है वो x बार 1 2 दे दे, x बार 1 दे दे, x बार 2 दे दे, n1 भी दे दे और n2 पूछ ले, गेस द मिसिंग फिगर। या फिर x बार 1 दे दे, x बार 2 दे दे, n1 n2 दे दे और कंबाइंड मीन पूछ ले। या फिर कंबाइंड मीन दे दे, n1 भी दे दे, n2 भी दे दे, x बार 2 भी दे दे और x बार 1 पूछ ले। तो कुल मिलाकर ये वेरिएबल्स टोटल 5 वेरिएबल्स है, n1 n2 x बार 1 x बार 2 और x बार 1 2। देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट समझना, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि 5 वेरिएबल्स है मेरे पास, n1 है, n2 है, x बार 1 है, x बार 2 है और x बार 1 2 है। इन पांचों में से कोई भी 4 चीज गिवन होगी और तुम्हें 5वीं चीज निकालना होगी। बस सिंपल इसी पे बार बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे। एक और विशेष बात बोल रहा हूं, चाहो तो स्टार मार्क करके लिख लो, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100%। n1 और n2 मिलाकर 100% ही होगा, बिकॉज टोटल नंबर हमेशा 100 ही होता है।
हम लोग बात बात में मस्ती मस्ती में बोल देते हैं कि यार मैं 200% श्योर हूं, पर 200% कुछ होता थोड़ी है भाई, मैक्सिमम होता ही 100 है। तो N1 और N2 हमेशा मिलाकर 100 ही होगा। तो अगर मान लो N1 और N2 दोनों ही नहीं दिए इन द क्वेश्चन, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में N1 और N2 दोनों ही ना दें, और वो तुमसे या तो N1 पूछ ले या फिर N2 पूछ ले और आंसर गिवन हो इन परसेंटेज। तो तुम लोग सोचोगे कि मैंने कहा था कि 5 वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल ही मिसिंग होगा, यहां पे जो 2 वेरिएबल मिसिंग है। तो तुम याद रखना कि N1 प्लस N2 मिलाकर होता है 100%। आओ मैं तुम्हें एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कराता हूं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ने दे रखा था कि अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी है 10,000 रुपए और स्किल्ड वर्कर्स की सैलरी है 15,000 रुपए। और फिर इंस्टीट्यूट ने कहा कि दोनों की कंबाइंड एवरेज सैलरी यानी कंबाइंड मीन है 12,000। और इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछ लिया कि बताओ अनस्किल्ड वर्कर्स का परसेंटेज क्या है। तो यहां पे सारे स्टूडेंट्स हो गए हैरान परेशान, क्योंकि उन्हें x बार 1 दे दिया था, x बार 2 दे दिया था, x बार 1 2 दे दिया था, लेकिन N1 और N2 दोनों ही वेरिएबल गायब कर दिए। 5 में से अगर कोई एक चीज गायब हो तो समझ में आता है हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर 2 चीजें गायब हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो याद रखो N1 और N2 मिलाकर होता है 100%। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना था कि N1 प्लस N2 मिलाकर होगा 100%। अब सिंपली अगर तुम लोग ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 40% और बी दे रखा है 60%। चलो नॉकआउट कर दे। सबसे पहले अनस्किल्ड वर्कर्स के परसेंटेज पूछे, तो अगर अनस्किल्ड 40 है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, अनस्किल्ड 40 है तो स्किल्ड हो जाएगा 60, और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अनस्किल्ड अगर 60 है तो स्किल्ड हो जाएगा 40%, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 100 ही होने वाले हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए के हिसाब से चले तो 40 इंटू 10,000 प्लस 60 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 100, मेरा आंसर आना चाहिए 12,000। चेक करो आंसर आ रहा है क्या। 40 इंटू 10 एम प्लस 60 इंटू 15 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 100, नहीं, मेरा आंसर आ रहा है 13,000 ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। बी से ट्राई करते। 60 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आना चाहिए 12,000। चेक कर दे क्या आंसर 12,000 आ रहा है। 60 इंटू 10 एम प्लस 40 इंटू 15 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 100। जी हाँ, मेरा आंसर आ जाता है 12,000 फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान था। N1 N2 को अज्यूम करना है 100%। 5 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। अगर N1 N2 दोनों मिसिंग है तो जरूर से आंसर होगा इन परसेंटेज। ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते समय। तो भाइयों मैंने एक अच्छा क्वेश्चन करा दिया ऑन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही आते हैं। इनफैक्ट मैं एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं जो कराने वाला हूं, जो मैं कराने वाला हूं, पर इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट वीडियो। और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे पास, वो भी मैं देने वाला हूं सेंट्रल टेंडेंसी में। अगर उस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग ओरली आंसर निकाल लोगे कंबाइंड एवरेज का। पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।